हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि क्या इंसान का गॉड को मानना ज़रूरी है, क्या गॉड में बिलीफ हमारा ज़रूरी है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा एक ब्लॉग भी है जहाँ पे मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पे क्लिक करके आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं जो मैंने कल लिखा था। अब उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद एक लड़के ने काफ़ी सारे मेरे से क्वेश्चंस पूछे। उसने इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम किया। अब जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग लगे, काफ़ी डीप लगे, फिलोसफिकल भी थे और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो मुझे लगा कि उन क्वेश्चंस का जवाब मैं एक वीडियो के फॉर्म में देता हूँ, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस उस लड़के ने पूछे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और मुझे लगता है हर इंसान के दिमाग में अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर उठते हैं वो सवाल, ठीक है। तो अब हम इन सवाल्स को देखते हैं कि सवाल क्या है और मैं जो भी यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, तो ये मेरा अपना एक सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मेरा एक पर्सपेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो मैं आंसर्स दे रहा हूँ इससे आप बिल्कुल एग्री करें। यू आर कम्प्लीटली फ्री टू डिसएग्री। आप अपना भी एक कोई पर्सनल आंसर बना सकते हैं या पर्सनल ओपिनियन बना सकते हैं। बट ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जो लाइफ के डीप क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करें। तो मैं सिर्फ आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, ठीक है। आई एम वेरी प्रोन टू एरर्स, मेरे से गलतियाँ हो सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। अब ये क्वेश्चन हर इंसान सोचता है कि डेथ अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अभी भी इस मिस्ट्री का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, एक कॉन्क्रीट जवाब नहीं है, एक एब्सोल्यूट जवाब नहीं है हमारे पास। जो दो जवाब हमारे पास आते हैं फिलहाल डेथ को लेके, वो दो आते हैं। पहला है जवाब साइंस का। साइंस के हिसाब से हम सिर्फ एटम्स हैं, एक एटम्स हैं, एक पैटर्न में हम लोग सारे एटम्स जुड़ गए हैं और किसी तरीके से कॉन्शियसनेस आ गई हमारे अंदर। कॉन्शियसनेस क्या है, हमारे अंदर लाइफ कैसे आई, ये भी साइंस भी नहीं समझती। कॉन्शियसनेस को साइंस समझती नहीं है अभी। बट साइंस ये कहती है कि हम सिर्फ एटम्स हैं और मरने के बाद सब यहीं ख़त्म हो जाएगा, मरने के बाद कुछ नहीं है। तो ये साइंस का ओपिनियन है, ये साइंस का अपना पर्सपेक्टिव है, क्योंकि साइंस फैक्ट्स पे चलती है, साइंस चलती है ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे, साइंस चलती है एविडेंस के ऊपर। तो ये एक नज़रिया है साइंस का। दूसरा नज़रिया है रिलीजन का। रिलीजन कहता है कि डेथ के बाद इंसान हेवन में जाता है या हेल में जाता है बेस्ड अपॉन कर्मास, ठीक है। और कुछ रिलीजन्स में इस चीज़ का मेंशन भी है कि इंसान पुनर्जन्म लेता है, दोबारा आता है, रीइंकार्नेशन होता है, वो भी बेस्ड ऑन कर्मास है। तो रिलीजन की अगर मान के चलें तो डेथ के बाद हेवन, हेल, रीइंकार्नेशन ऐसी चीज़ें हैं। रिलीजन के हिसाब से डेथ के बाद लाइफ खत्म नहीं हो रही है, कंटिन्यू करती है। अब आपको कौन सा ओपिनियन ज़्यादा सही लगता है ये आप डिसाइड कर सकते हो। आपको साइंस का ओपिनियन ठीक लग रहा है या आपको साइंस का पाथ ठीक लग रहा है, स्पिरिचुअल रिलीजन का पाथ ठीक लग रहा है, ये आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा पाथ ज़्यादा ठीक है। मेरा पर्सनली ये मानना है, अगर आप मेरे से पूछोगे तो हर पाथ के कुछ फ़ायदे और नुकसान हैं। जैसे अगर मैं बात करूं साइंस के पाथ के, तो अब जो साइंस का पाथ है उसका बेनिफिट ये है कि जब आपको मालूम पड़ता है कि लाइफ एक ही है और यहीं ख़त्म होने वाली है, कुछ आगे कंटिन्यू नहीं होने वाला डेथ के बाद, तो आपकी लाइफ में एक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि फिर तो डेथ के बाद कुछ है ही नहीं, एक ही लाइफ है। तो इमरजेंसी जब क्रिएट होती है तो उसकी वजह से फिर आदमी काम करता है। वो जो चीज़ों को पोस्टपोन कर रहा था, जो हमारी आदत है कि हम चीज़ों को टालते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो हम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते, चीज़ों को टालेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता लाइफ एक ही है, बस ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं है इसके बाद। तो ये साइंस, अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं तो उसका एक बेनिफिट होता है। बट साइंस के पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब मौत करीब आती है, ठीक है, अपनी खुद की मौत करीब आए या फिर जब आपके किसी बहुत क्लोज वन की डेथ हो जाए, तो कोप अप करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो आइडिया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, ये आदमी को डिप्रेस करता है। आप मान लीजिए बीमार हैं, अनफॉर्चुनेटली भगवान ना करे कभी आपको एक ऐसी बीमारी हो जाए जहाँ पे जिसका कोई इलाज ही नहीं है
और आपको पता चल जाए कि आप 3 या 6 महीने मरने वाले हो, तो वहाँ पे साइंस को अगर आप मानते हो और आप रिलीजन को नहीं मानते तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर आप कोप अप नहीं कर पाओगे, आप डिप्रेशन में आओगे, आप एंग्जाइटी में आओगे। तो वहाँ पर जो रिलीजन का आउटलुक है वो आपको एक बाम की तरह काम करता है, आपको थोड़ा सा शांत कर देता है। आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ कोई है, मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मरने के बाद मुझे अपने एंसेस्टर्स मिलेंगे, मरने के बाद मुझे और लोग भी मिलेंगे, वहाँ पे कोई है मेरे साथ वहाँ पे, ठीक है, गॉड है मेरे को वहाँ देखने के लिए मरने के बाद। तो ये क्या, ये आइडिया बहुत सूदिंग है, कंफर्टिंग है। और इनफैक्ट देखिए कि अगर आपका, मैंने बोला जैसे कोई बहुत ही क्लोज या लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो अब उस केस में क्या होगा? अगर आप ये मान के बैठ जाओ कि एटम्स हैं, ख़त्म हो गया, अब तो कुछ है नहीं, तो बड़ी दिक्कत होती है यार। लेकिन जब आपके दिमाग में ये है कि नहीं, वो भगवान के पास गया, जब आप ऊपर रात को ऊपर अपना सिर उठा के देखोगे और चांद तारों को देखते हो, जब आप चांद को देखते हो, तो जब आप तारों को देखते हो, स्पेशली जब स्टार्स को हमने ऐसा माना गया है कि मरने के बाद इंसान, काफ़ी बिलीफ है, स्पिरिचुअल बिलीफ है कि मरने के बाद इंसान एक तारा बन जाता है। तो जब हम तारे को देखते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं कि यार जो हमारा मरा है क्लोज्ड वन, वो तारे के फॉर्म में वहाँ पे है, हम उसे देख पा रहे हैं, तो हम कनेक्ट करते हैं यार। वो हमारे लिए ना, वो चीज़ हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल कोप अप मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे आपको जो रिलीजन का पाथ है वो बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो एक तरीके से आपके लिए एक साइकोलॉजिकल एक बैकअप क्रिएट कर रहा है, एक कोप अप मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है। तो चांसेस रहेंगे, देखो साइंटिफिक स्टडीज़ भी बार बार ये प्रूव कर चुकी हैं कि जो लोग रिलीजन को मानते हैं वो ज़्यादा खुश रहते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा हैप्पियर है। वो एक जो भी हायर फोर्स को आप मानते हो तो आप ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि साइंस का क्या बेनिफिट है, और जब आप रिलीजन को मान रहे हो, उसके आउटलुक को मानते हो, तो उसका क्या बेनिफिट है। बाकी एज इट इज़ 100% तो कोई गारंटी, एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे सकता कि डेथ के बाद क्या होता है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि डेथ के बाद आदमी वापस आके बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। अब देखो ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जहाँ पे नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात हुई है, उन चीज़ों के ऊपर बात हुई है, बट वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा नियर डेथ एक्सपीरियंस के ऊपर। बट फिलहाल ये मान के चलो, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि दोनों ही आउटलुक में से साइंस और रिलीजन का जो आउटलुक है, रिलीजन का आउटलुक थोड़ा ज़्यादा बेटर है कि वो आपको थोड़ा सा ना स्ट्रेस के टाइम पे कोप अप करने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर, मैंने अपना ओपिनियन दिया है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि हमें बनाया किसने, हु मेड अस, इनका क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें भी दो आंसर निकल के आते हैं। पहला आंसर तो साइंस का है। अब साइंस का अगर आपको समझना है कि लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई है, तो उसके पीछे आंसर हैं। डार्विन को अगर आप पढ़ते हैं तो डार्विन कहता है कि, अगर आप उसकी किताब है डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो उसमें उसने बोला है कि पीछे हम जा रहे हैं, हम इवॉल्व हुए, हमारा एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। साइंस मानती है, एविडेंसेज हैं कि स्टार्टिंग हमारी, हम सब की जितनी भी लाइफ पे अर्थ है, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, हम सबकी स्टार्टिंग एक बैक्टीरिया से हुई है। हम सबका एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है जो है बैक्टीरिया। उससे पीछे जाएंगे तो फिर बहुत चीज़ें आती हैं कि पहले आरएनए आया, कि पहले डीएनए आया, कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया आया, ठीक है। एग्जैक्टली स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और अगर हम उसके भी पीछे जाएँ, क्योंकि बैक्टीरिया के जब सेल के अंदर आप जाओगे तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठते हैं कि पहले कौन सा सेल ऑर्गेनल आया, ठीक है। अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट आप ये मान के चलो कि साइंस, एक तरीका तो साइंस का है कि हमें बनाया किसने। साइंस तो कहती है कि स्पॉन्टेनियस, एकदम से स्पॉन्टेनियस कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे लाइफ ओरिजिनेट हो गई, और साइंस कोशिश करती है लैब में दोबारा लाइफ को बनाने की, बट अभी तक हम लैब में लाइफ को नहीं बना पाए हैं। हम सब कुछ बना सकते हैं, सेल के अंदर जो जो चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हम बना सकते हैं, हम आरएनए बना सकते हैं, हम डीएनए बना सकते हैं, हम राइबोसोम बना सकते हैं, बट हम लाइफ नहीं क्रिएट कर सकते। लाइफ अभी भी साइंस नहीं बना सकती। कॉन्शियसनेस, ये जो अवेयरनेस है हमारी कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं कुछ हूँ, ये साइंस के बस की नहीं है। अभी साइंस के पास आंसर नहीं है। बट साइंस ये बोलती है कि लाइफ स्पॉन्टेनियस इरप्शन हुआ है, एकदम से बन गई स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये साइंस का मानना है, ठीक है। दूसरा तरीका है, आउटलुक है कि हमें किसने बनाया। वहाँ पे फिर आता है गॉड का कॉन्सेप्ट कि हमें गॉड ने बनाया है, हमें एक क्रिएटर ने बनाया है। अब आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बता दिया है। फिर क्वेश्चन पूछा है कि एनलाइटमेंट कैसे पाएं। अब पहले तो यहाँ पे ये डिफाइन करना ज़रूरी है कि एनलाइटमेंट है क्या। देखो, एनलाइटमेंट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे
ये बोला जाता है कि जो आत्मा है उसका परमात्मा से मिलन हो जाता है। अगर आप हिंदुज़म में जाते हैं डेप्थ में, तो जो वेद में, उपनिषद में, वहाँ पर भी एक चीज़ मेंशन है, एक कॉन्सेप्ट मेंशन है कि दुनिया में जितनी भी लाइफ फोर्स है, ठीक है, जो आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, ठीक है, उन सब के अंदर जो लाइफ फोर्स है वो निकलती कहाँ से है? वो निकलती है एक सोर्स से, इसको बोला गया ब्रह्मन, ठीक है, ब्रह्मन। तो ब्रह्मन एक रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी है जहाँ से सारी लाइफ निकल रही है। तो इस एनर्जी से जहाँ से सारी लाइफ निकल रही है, वहाँ से फिर इंडिविजुअल सोल्स निकली हैं, इंडिविजुअल लाइफ एनर्जी निकली है जो आपके अंदर, मेरे अंदर है। तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल लाइफ एनर्जी को आत्मन। तो जब आत्मन का ब्रह्मन से मिलन होता है तो उसको हम बोलते हैं एनलाइटमेंट की स्टेट। ऐसा बोला जाता है कि जो एनलाइटमेंट की स्टेट है, ठीक है, जिसको मोक्ष की स्टेट बोलते हैं, जिसको समाधि की स्टेट बोलते हैं, इसको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि जैसे कि आपने कभी मीठा चखा नहीं है और मैं चीनी खा रहा हूँ और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि चीनी का स्वाद कैसा है, और मैं आपसे कहूँ कि चीनी तो बड़ी मीठी है, आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने कभी मीठा चखा ही नहीं है, मीठा होता क्या है। तो इसे बोला गया है गूंगे का गुड़। गूंगे का गुड़ इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि मैं इसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता, इसको वर्ड्स में डिफाइन किया नहीं जा सकता। यहाँ पे लॉजिक फेल करता है, नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो नॉर्मल फिजिक्स के लॉज हैं वो फेल कर जाते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो मिस्टिक्स ने बोला है कि हम सिर्फ इशारे कर सकते हैं, इस स्टेट की तरफ इशारे किए जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की बुक्स में लिखा गया है, रिलीजन की सारी बुक्स में लिखा गया है, इशारे हैं, बट एग्जैक्टली आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ एक्सपीरियंस करने की है, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये बोला जाता है कि जो मोक्ष की स्टेट है, जो एनलाइटमेंट की स्टेट है, इसमें टाइम और स्पेस ये दोनों के परे है। नॉर्मली हम टाइम और स्पेस से बाउंड है, ठीक है, हम नॉर्मली टाइम और स्पेस से बाउंड है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही बोलती है, जिसको उसने टर्म दिया था स्पेशियो टाइम। तो कहते हैं कि ये जो स्टेट है एनलाइटमेंट की, टाइम और स्पेस दोनों से परे है। ये जो स्टेट है एनलाइटमेंट की, इसमें ईगो खत्म हो जाती है। आपको लगता है जो एनर्जी आपके अंदर है वही सब में फ्लो कर रही है, पूरे यूनिवर्स में वही सेम एनर्जी है। तो जो बाउंड्री है आपकी और दूसरे की, मेरे और आपकी, वो बाउंड्री खत्म हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि कण कण में भगवान है। क्यों बोला जाता है कण कण में भगवान है? ये स्टेटमेंट मिस्टिक्स के एक्सपीरियंस से आई है, तो इसको आपको समझना इस तरीके से ज़रूरी है। फिर ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस एनलाइटमेंट को हम कैसे पा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा लड़के ने। यार देखो, पहली बात तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं एनलाइटन नहीं हूँ। तो जो एनलाइटन है वही आपको बेटर बता पाएगा। जो मैंने किताबों में पढ़ा है उसके बेसिस पे बता दूँ कि मेडिटेशन का पाथ है। अब ये पाथ अलग अलग है, किसी के लिए भक्ति योग काम करता है, ठीक है, किसी के लिए राजयोग काम करेगा, किसी के लिए सांख्य काम करेगा, ठीक है। तो अलग अलग, किसी के लिए कर्म योग काम करेगा। तो अलग अलग पाथ मेंशन है, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग स्पिरिचुअलिटी में, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग तरीके मेंशन है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, तो इस पर डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर कौन सा पाथ चूज करेगा, कौन सा पाथ आपके ऊपर सूट करेगा, ठीक है। क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग पाथ है। तो ये आप डिसाइड करो कि कौन सा पाथ आपके लिए बेटर है। और अगर आप इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं बोलूँगा कि कुछ ऐसे आप लोगों के टच में आओ जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ में हैं, वो आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। मैं राइट पर्सन नहीं हूँ कि इस चीज़ पे आपको ज़्यादा बता पाऊँ। फिर चौथा क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सेंसिटिव भी है, तो प्लीज़ डोंट फील ऑफेंसिव अगर कहीं किसी को कोई बात मेरी गलत लगती है तो लड़के ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या जो गीता में लिखा है उसको हम मान सकते हैं, जो भगवत गीता में जो लिखा है क्या हम उसको मान सकते हैं। यार देखो, पहली चीज़ आपको ये माननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा पहले इसको कि जो किताब है भगवत गीता वो है क्या, पहले इसको समझना ज़रूरी है। भगवत गीता कोई नॉर्मल बुक नहीं है। अगर आप उसको नॉर्मल बुक की तरह पढ़ेंगे तो आप उसको मिस कर जाएंगे। भगवत गीता इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट विजडम, इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट विजडम। ये चीज़ समझो आप पहले। अब विजडम क्या है, पहले हमें विजडम भी समझना ज़रूरी है। विजडम वो होता है लाइफ में जब आप बहुत स्ट्रेस में हो, जब आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी हो रही है,
ठीक है, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है ना साइंस के पास रास्ता है, जो मेरे आसपास पेरेंट्स हैं उनके पास भी रास्ता नहीं है, मेरे दोस्तों के पास भी रास्ता नहीं है, कहीं भी कोई रास्ता नहीं है, मेंटोर्स के पास भी कोई रास्ता नहीं है, तो उस टाइम आदमी बहुत परेशान होता है। खलबली मस्ती है दिमाग में, ज़ेहन में, आत्मा में, हर जगह खलबली मस्ती है। तो वहाँ पे जो आंसर मिलता है फिर वो यहाँ से मिलता है। वहाँ पे जो ज़िंदगी के वैसे क्वेश्चंस हैं, बहुत गहरे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई आंसर नहीं है, वो आंसर्स प्रोवाइड करती है आपको भगवत गीता। तो इसीलिए बोला गया इसको इट इज़ अ बुक ऑफ ग्रेट विजडम। अगर आप इसको नॉर्मल बुक की तरह पढ़ेंगे तो आप इसको मिस कर जाएंगे कंप्लीटली, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं वर्ल्ड में, उन सब के अंदर बहुत ग्रेट विजडम है। और जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती है ना, ये इंसान के अंदर उतरती हैं, ये डिसेंड होती हैं। अब इसका मतलब क्या है डिसेंड होती हैं कि उतरती हैं? देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर का मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, ठीक है, बुक ऑफ पोइम्स थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो टैगोर ने गीतांजलि ऐसा नहीं कि एक बार में बैठे हो पूरी किताब लिख दी है, वो लिखते थे, कभी एक पोइम आ गई लिख दी, फिर महीनों महीनों भर तक दूसरी पोइम लिख ही नहीं रहे, फिर महीनों निकल गए दूसरी पोइम लिख दी, फिर महीनों निकल गए फिर तीसरी पोइम लिख दी। तो लोग पूछते थे यार आप ऐसे क्यों लिखते हो? कोई एक पैटर्न होता है ना, आपने आज एक पोइम लिखी 2 दिन बाद लिखो, एक रेगुलरिटी तो मेंटेन करो। तो उनके दोस्तों ने रविन्द्रनाथ टैगोर को ऐसे बोला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, बहुत ज़बरदस्त आंसर है, बहुत डीप आंसर है, इसको समझना। टैगोर ने बोला था कि मैं पोइम लिखता नहीं हूँ, मेरे से कोई शक्ति, कोई ताकत लिखवाती है, वो चीज़ मेरे अंदर उतरती है और वो मुझे बोलती है पेन उठा टैगोर और लिख। तो यहाँ पे समझ में आया आपको कि कोई पावर है, वो उतरती है आदमी के अंदर, वो मीडियम बनाती है उस आदमी को, तब वो आदमी लिखता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये जो बुक्स है ना, जैसे आपने बात की गीता की, ठीक है, तो गीता भी भगवान कृष्ण के थ्रू अर्जुन में उतरी है। इसको बोलते हैं अवतारित होना, डिसेंड डाउन हुई है, ठीक है। तो वो कोई नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है। और फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दूसरी, जब प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम गीता को पढ़ते हैं या जब हम किसी भी रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं, तो हम बुक को नहीं पढ़ते, हम खुद को पढ़ते हैं। इस पॉइंट को दोबारा समझ लेना। जब भी हम किसी रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं, जब भी हम किसी रिलीजियस बुक को पढ़ते हैं, तो हम बुक को नहीं पढ़ते, हम खुद को पढ़ते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, गीता को समझने के लिए अभी जिस स्टेट में आप हो, जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग से निकलते हैं वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ रहे हैं। अभी जो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, ये क्यूरोसिटी के लेवल पे हैं, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल के क्वेश्चंस हैं, मेंटल लेवल पे हैं, माइंड के लेवल पे हैं। ये अभी एग्जिस्टेंशियल लेवल पे नहीं है, ये सोल के लेवल पे नहीं है। ये आपके सेल जो आपकी बॉडी के एक एक सेल है, वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा। जो आपकी बॉडी में जो एक एक कण जो है आपका, वो नहीं पूछ रहा क्वेश्चन, आपकी सोल में नहीं उतरा ये क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन उतर रहे हैं सिर्फ इंटेलेक्ट के लेवल पे हैं, और इंटेलेक्ट बहुत छोटा होता है लेवल। जो मेन लेवल होता है वो बहुत डीप में है, बहुत गहरे में है आपके अंदर। तो जब भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं ना गीता में, तो बात कर रहे हैं अर्जुन से। अब अर्जुन ने जो क्वेश्चन भगवान से पूछे, तो अर्जुन एक बहुत ही अलग स्टेट ऑफ, एक अलग ही लेवल पे है जो वो क्वेश्चंस को पूछता है। अर्जुन बीच रणभूमि के मैदान में एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी से सफर कर रहा था। उसके दिमाग में क्वेश्चंस उठे कि मैं कौन हूं, मैं किन को मार रहा हूं, मैं किन से लड़ रहा हूं, इससे होगा क्या, क्या फायदा है इसका, क्या होगा मरने के बाद। तो उस क्वेश्चंस उसके जो उठे थे, वो बहुत ही एक उसकी वो आत्मा की प्यास थी। क्वेश्चंस वो उसके सोल में एंटर कर गए थे, क्वेश्चंस वहां से निकले थे। अभी आप सिर्फ इंटेलेक्ट के लेवल पे पूछ रहे हो, अभी आपके बहुत डीप डाउन से क्वेश्चंस नहीं उठ रहे हैं, तो आप अभी अर्जुन की स्टेट में नहीं हो। तो जब आप अर्जुन की स्टेट में आ जाओगे ना, जब लाइफ में एक स्टेट आएगी, एक लाइफ में एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल जिसको बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है, जब आपको लाइफ में कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको सिर्फ लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है जानना कि मैं हूं कौन और मैं क्यों आया हूं, आपका एक एक सेल, बॉडी का एक एक सेल उस क्वेश्चन को पुकारेगा, तब आप उस स्टेट में आओगे अर्जुन की, और तब आपको समझ में आएगी गीता। उससे पहले समझ में नहीं आएगी। उससे पहले सिर्फ आप इंटेलेक्ट के लेवल पे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, और इंटेलेक्ट के लेवल पे ही आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लोगे, ठीक है। तो
ये मेरा आंसर था यार, बाकी मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई थिंक जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप उस बुक को पढ़ो, उस बुक में ग्रेट विजडम है, और खाली भगवत गीता में ही नहीं, दुनिया की जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं सब में ग्रेट विजडम है। उसको पढ़ो, लाइफ में अप्लाई करो, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा खजाना है। अगर आप रिसेप्टिव हो तो, अगर आप रिसेप्टिव हो, ये भी यूज़ कर दूँ, अगर आप रिसेप्टिव हो तो उन बुक्स में ऐसा खजाना है, इतना विजडम है कि फिर आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मुझे अगर लगेगा कि आपके क्वेश्चंस का वहीं पे आंसर दिया जा सकता है तो मैं आपको इंस्टा पे मैसेज करके डीएम पे ही आंसर दे दूंगा। अगर लगेगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं तो मैं उसके बाद वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप यहाँ पे मेरे से जुड़ सकते हैं। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।